वेलकम टू द ग्लोबल गेम। दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में चाइना का राइज एज ए सुपर पावर काफ़ी देशों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। चाइना छोटी कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, यहाँ तक कि बिग प्लेयर्स जैसे कि जापान और इंडिया, इन सबको बुली करता रहता है अपनी इकोनॉमिक माइट और अपनी मिलिट्री माइट पर। दोस्तों, अगर भारत और चाइना के रिलेशन में से ट्रेड एंड कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स को हटा दिया जाए तो आज चाइना और भारत के रिश्ते बिल्कुल लोअर लेवल पर हैं। आज के दिन भारत चाइना पे ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ये रिश्ते हमेशा से ऐसे पहले कभी नहीं थे। आइए हम जानते हैं एक ऐसे एग्रीमेंट के बारे में जिसके ज़रिए भारत और चाइना के संबंध सुधारने की पूरी कोशिश की गई थी। इस एग्रीमेंट का नाम था पंचशील एग्रीमेंट, जो कि जून 28, 1954 में चाइना के प्रीमियर जू एनलाई और भारत के तब के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस एग्रीमेंट पर साइन किया गया था। पंचशील एग्रीमेंट साइन करने के बाद की ये कुछ हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी, ये आप उनकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। ये हैं प्रीमियर जू एनलाई, ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और ये है चेयरमैन माओ जेडोंग। और ये फ़ोटो है 1957 की, जो कि चाइना में खींची गई थी। ये हैं प्रीमियर जू एनलाई और ये हैं हमारे तब के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ये हैं चेयरमैन माओ जेडोंग। इस पंचशील एग्रीमेंट के 5 प्रिंसिपल्स थे और वो 5 प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। सबसे पहला था कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। चाइना और भारत के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का ख्याल रखेंगे। सेकंड प्रिंसिपल था कि एक दूसरे के खिलाफ कोई एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। थर्ड प्रिंसिपल था कि एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स पे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। खैर, आज की हकीकत की बात की जाए तो चाइना भारत के इंटरनल मैटर्स पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, जैसे कि कश्मीर को लेकर चाइना का स्टैंस और भारत की गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ पे अपने साइबर अटैक्स करवाना। और फोर्थ प्रिंसिपल कहता है इक्वलिटी और एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में। और फिफ्थ पॉइंट कहता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस के बारे में। मतलब भारत और चाइना साथ में एग्जिस्ट करेंगे बिल्कुल पीसफुली, बिना किसी भेदभाव के। अब बात करते हैं कि पंचशील एग्रीमेंट की ज़रूरत क्या थी। और 1940s एंड 1950s की बात की जाए तो उस टाइम काफ़ी कंट्रीज़ डीकोलोनाइज हो रहे थे, यानी कि उन पे से पोर्चुगीज़, फ्रांस और ब्रिटेन का दूसरी कंट्रीज़ को फुली इंडिपेंडेंट करना उन डीकोलोनाइज कंट्रीज़ को काफ़ी वीक स्टेट में छोड़ देता था। उनकी इकोनॉमीज अच्छी नहीं होती थी और काफ़ी लोग पॉवर्टी लाइन से भी नीचे होते थे। और उसी टाइम हम देख रहे थे कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। कुछ कंट्रीज़ रशिया की साइड जा रहे थे, जो कि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, और कुछ कंट्रीज़ यूएस की साइड जा रहे थे। तो जो कंट्रीज़ यूएस की साइड जाते थे उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ बोला जाता था। जो कंट्रीज़ यूएसएसआर की साइड जाते थे उनको सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोला जाता था। और जो कंट्रीज़ इन दोनों में से किसी की साइड नहीं रहते थे उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोला जाने लगा। ये कंट्रीज़ जो इकोनॉमी में वीक थे, जो गरीब कंट्रीज़ थे, और जिन कंट्रीज़ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए भी तरसती थी, उन कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों में से किसी की साइड नहीं रहेंगे और ये अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से चलेंगे और दोनों साइड से मैक्सिमम बेनिफिट्स लेंगे। यही पॉलिसीज़ आगे चल के नॉन अलाइनमेंट एग्रीमेंट का फॉर्म लेती हैं। दोस्तों, पंचशील एग्रीमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया। जिन लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज़ किया उनमें से एक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और मैं आपको बता दूं कि ये उनका फेमस कोट है जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर माओ जेडोंग को इस पंचशील पे इतना ही फेथ है तो उन्होंने अपनी कंट्री में हुए बुद्धिस्ट पे अत्याचार जो किया था वो नहीं किया होता और उनको कुछ और तरीके से ट्रीट किया होता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1949 में जब कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पर बनी थी, वहीं से चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ शेप लेने लगी और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के कुछ टाइम बाद ही तिब्बत को हड़प लिया और वहाँ के लोगों पे अत्याचार किया जाने लगा। और जो वहाँ की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी उनको चाइनीज़ आर्मी जान से मार देती थी। इस वजह से तिब्बत के लोगों ने दूसरे देशों में जैसे भारत और यूरोप के कई देशों में शरण ली। और तिब्बत से शरण लेने आए कुछ लोगों में से एक दलाई लामा भी थे। मैं आपको बता दूं कि दलाई लामा ये नाम नहीं है, ये एक पोजीशन होती है, ये एक स्टेटस होता है उनके गुरु का। इसी मोमेंट से भारत और चाइना के रिश्ते बिगड़ना चालू हुए। चाइना का कहना था कि भारत ने तिब्बती लोगों को शरण दी और दलाई लामा को भी अपने शरण दी। इससे पंचशील एग्रीमेंट वायलेट हो गया, क्योंकि चाइना के हिसाब से पंचशील एग्रीमेंट का एक प्रिंसिपल था कि कोई इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, और चाइना के हिसाब से इंडिया ने उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया था तिब्बत के लोगों को अपने यहाँ बसाने में। आप ये तब की न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, दलाई लामा एस्केप्स सेफली इनटू इंडिया। और ये है मैनचेस्टर गार्डियन की हेडलाइन, इंडियाज़ ऑनर्ड गेस्ट। यहाँ पर दलाई लामा को इंडिया का एक ऑनर्ड गेस्ट कहा गया है। और आप देख सकते हैं कि चाइना ब्लेम्स दलाई लामा फॉर फैटल प्रोटेस्ट इन तिब्बत।
जब चाइना ने भारत को ब्लेम किया था कि उनकी वजह से ये पंचशील एग्रीमेंट वॉयलेट हो गया, तो इस पर भारत ने सफाई दी थी कि बौद्ध धर्म इंडिया में ही बॉर्न हुआ था और तिब्बत के लोग उसके अपने ही लोग हैं, तो वो अपने लोगों को तो बचाएगा भारत, और इसमें कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ है। और ये सब हुआ था 1959 में। इसके 3 साल बाद ही 1962 में चाइना ने धोखे से भारत पर हमला किया था, और उस लड़ाई में चाइना ने भारत से लद्दाख का एरिया छीन लिया था, जिसको आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और तब से वो इलाका अभी तक चाइना के कब्ज़े में है। और 1962 का युद्ध मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन मिलिट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद से इंडिया की पॉलिटिक्स और इंडियन आर्मी कभी भी उतनी वीक नहीं रही जितनी 1962 में थी। एक्चुअली 1962 में जो वॉर हुआ था उसमें आर्मी की कोई गलती नहीं थी, इंडिया की सिर्फ पॉलिटिक्स ही ख़राब थी, क्योंकि उस वक्त हम लोग काफ़ी वीक थे और आज़ादी से जस्ट आज़ाद ही हुए थे। हमारे पास इतने सोर्सेज भी नहीं थे इस वॉर को लड़ने के। तो एक तरीके से ये एक पॉलिटिकल हमारा फेलियर था। और 1962 वॉर के बाद ही इंडिया ने रफ्तार पकड़ी अपनी मिलिट्री माइट बढ़ाने की। 1962 के बाद हमारा एक वॉर हुआ था 1965 में पाकिस्तान के साथ, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आते हैं 1967 के भारत चाइना वॉर पर, जो हुआ था नाथुला और चोला में। वर्ल्ड का कोई भी मीडिया 1967 भारत चाइना वॉर को इतना हाईलाइट नहीं करता। चाइना तो क्यों ही करेगा, और भारतीय मीडिया भी बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हमेशा हमारी ऐसी पॉलिसी रही है कि शांत रहो, खुश रहो, इस टाइप से। हम लोग इतना ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करते, तो ये इंडिया की पॉलिसी हमेशा से रही है कि बस शांत रहो। 1967 वॉर पे प्रबल दास गुप्ता ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडियाज़ फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना। और साइड में आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें इंडियन आर्मी एक चाइनीज़ आर्मी पर्सनल को उठा के ले जा रही है। इस फोटो की बैक हिस्ट्री ये है कि चाइना का आर्मी पर्सनल जब इंडियन आर्मी के कब्जे में आ गया था, तो वो वापस जाने से डर रहा था कि उनकी आर्मी उनको पनिश करेगी कि वो जिंदा कैसे है, और ऐसे लोगों की वजह से चाइना ये वॉर हार गया। दोस्तों, 1967 वॉर में हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान से हमने ये वॉर जीता था और चाइना को बहुत कड़ी धूल चटाई थी, क्योंकि 1962 वॉर के हमारे जख्म तब भी हरे थे और आज तक वो अभी तक हरे ही हैं। इस 1967 में हारने के बाद चाइना काफ़ी शांत हो गया था और इंडिया चाइना के बीच ऐसी कोई स्कर्मिशेस या वॉर नहीं हुए इतने ज़्यादा। और भारत चाइना के रिश्तों को दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए एक BDCA एग्रीमेंट किया गया, जो कि था बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको साइन किया गया था 23 अक्टूबर 2013 में। ये आपको इंडियन गवर्नमेंट की साइट पे ही दिख जाएगा, और मैं हो सकेगा तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो आप वहाँ से पढ़ सकें। BDCA में टोटल 10 आर्टिकल्स थे, जो सभी बात करते थे कि भारत और चाइना आपस में कैसे बॉर्डर के डिस्प्यूट सुलझाएगा और यूनिलेटरली बॉर्डर्स पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कोई भी नहीं करेगा, और कोई भी डिस्प्यूट हो जाने पर आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है और बॉर्डर एरियाज़ को कैसे मॉनिटर करना है। और इस एग्रीमेंट में कई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट्स भी थे, जैसे कि अगर कोई मिलिट्री ड्रिल कर रहा है तो वो दूसरी कंट्री को बताएगा, और कोई अगर इस साइड से उस साइड चला गया है गलती से, तो उसका भी कम्युनिकेशन प्रॉपरली किया जाएगा। ये आपने देखा कि 2013 में 2013 में कैसे दोबारा से भारत और चाइना के रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करी गई। लेकिन अब मैं इसको अनफॉर्चुनेटली क्या बोलूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और वो अपनी अनएथिकल हरकतें लगातार करता रहता है, और अपने से छोटी कंट्रीज़ और वीक कंट्रीज़ को अपनी मिलिट्री माइट दिखाते हुए उनको बुली करता रहता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है। 2017 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो कि हुआ था डोकलाम में। उसमें हुआ क्या था कि चाइना भूटान के बॉर्डर पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा था और भूटान की लैंड क्लेम कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि भूटान की सिक्योरिटी की गारंटी भारत ने ले रखी है। जो भी कोई इश्यू या थ्रेट भूटान को परेशान करेगा, उस परेशानी को भारत हल करेगा। और 2017 में भी ऐसा ही हुआ। जब 2017 में चाइना भूटान को थ्रेटन कर रहा था डोकलाम एरिया में, तब इंडियन आर्मी को बुलाया गया। तब इंडियन आर्मी की पावर और डिटर्मिनेशन देखकर चाइना को वहाँ से भागना पड़ा और डोकलाम रीजन से अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन हटाने पड़े। और फिर एक इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जिसमें आपने सुना ही होगा कि इंडिया के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और करीब 40 या उससे ज़्यादा PLA सोल्जर्स मारे गए थे। चाइना तो इससे कम ही क्लेम करता है, और चाइना की आदत भी है कि अपने नुकसान हमेशा ही छुपाता है पूरी दुनिया से, क्योंकि इंटरनली उसके यहाँ कोई है नहीं जो उस पर क्वेश्चन रेज कर पाएगा, और वहाँ का मीडिया भी फ्री नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 वाला इंसिडेंट और 2020 वाला इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, डोकलाम एक ट्राइन जंक्शन है भूटान, चाइना और भारत का, जो कि इस रीजन में फॉल करता है। और 2020 में जो गलवान इंसिडेंट हुआ था, वो हुआ था भारत के लद्दाख एरिया में, जहाँ पर चाइना कई सालों से इंट्रूजन करता आया है। अब इस वाले मैप से समझिए, ये है चाइना, ये है भूटान, और ये है हमारा भारत।
इन तीनों कंट्रीज़ को जो जॉइन करता हुआ एरिया है ये है डोकलाम। यहाँ पर 2017 का इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर चाइना को भागना पड़ा था, और 2020 में जो गलवान इंसिडेंट हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये LAC है, और LAC के इस पार जो कि इंडियन रीजन में आता है वहाँ पर इंट्रूजन चाइना ने की थी, और यहाँ पर एक थोड़ा सा स्क्रमिश हुआ था जहाँ पर दोनों साइड के आर्मी पर्सनल को नुकसान हुआ था। और आपने नाम सुना होगा पेंगोंग सो लेक, जो कि एक बहुत ही लंबी लेक है और ये चाइना और भारत दोनों में ही प्रेजेंट है, जो कि इस रीजन में है। यहाँ पर मैं इसको ब्लू से मार्क कर लेता हूँ। दोस्तों, ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल लो लेवल पे आने के बाद भी चाइना और भारत का ट्रेड कम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट जहाँ पर दिया गया है कि 2021 में चाइना और भारत का ट्रेड $100 बिलियन का था, जबकि बॉर्डर्स पे लगातार टेंशन्स बने हुए थे भारत और चाइना के बीच। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बॉर्डर टेंशन चलते रहते हैं आपस में भारत चाइना के, लेकिन ये मैच्योरली अपने ट्रेड को कोई नुकसान नहीं होने देते। साइमल्टेनियसली डिस्प्यूट्स भी चलते रहते हैं और उनका ट्रेड भी चलता रहता है। ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, और काफ़ी सही तरीके से मैनेज दोनों कंट्रीज़ आपस में कर रही हैं और पहले भी करती रही हैं। उसके उलट अगर देखा जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की अब मैं क्या बताऊँ आपको। करीब 3 साल पहले जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, तो पाकिस्तान ने इंडिया से चाय का इम्पोर्ट बंद कर दिया था, और वो दूसरी कंट्री से चाय मंगवाने लगा पाकिस्तान। जबकि भारत की जो चाय थी वो पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा सूट करती थी और काफ़ी किफ़ायती और सस्ती भी पड़ती थी। लेकिन पाकिस्तान ने ईगो में आकर भारत से अपना टी इम्पोर्ट बैन कर दिया, और दूसरी कंट्री से ऑलमोस्ट डबल रेट में उनसे इम्पोर्ट करता रहा। और आज हालत ये है पाकिस्तान की कि उन्हें अपने लोगों से बोलना पड़ रहा है कि चाय कम पियो, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है चाय का बिल चुकाने के लिए। ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जय हिंद।